BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। नेपाल में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 5000 तक पहुंच गई। मुल्क के वज़ीर आज़म का कहना है कि ये तादाद 10,000 से भी तजावुज़ कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतासरा लोगों की तादाद 80 लाख तक है। इमदाद की तरसील में मुश्किलात और लोग परेशान। यहाँ पे जो टेंट है उससे यहाँ पे सब लोग तो नहीं रह पा रहे। लाइन में बैठते बैठते खाना खत्म हो जाता है। कौन लाता है? कोई भी नहीं लाता है। तो क्यों ये प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे आप लोग? और पाकिस्तान के शहर क्वेटा में पानी का बहरान इस कदर शदीद कि माहिरीन के ख्याल में शहर से बड़े पैमाने पर हिजरत शुरू हो सकती है। नेपाल में हफ्ते के रोज़ आने वाले ज़लज़ले से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतासिर होने वालों की तादाद 80 लाख के करीब है। मरने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। और आज नेपाल के वज़ीर आज़म सुशील कोइराला ने कहा कि हलाक होने वालों की तादाद 10,000 तक पहुँच सकती है। दारुल-हुकूमत काठमांडू में तबाहशुदा इमारतों में अब भी लाशें दबी हुई हैं। हज़ारों लोग खुले मैदानों में खेमों में पनाह लिए हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लोगों तक इमदाद मौसर तरीके से नहीं पहुँच पा रही। काठमांडू से हमारे नामानिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। तबाहशुदा इमारतों से जल्जले के चौथे रोज भी लाशें निकल रही हैं। जल्जले से काठमांडू की सैकड़ों इमारतें मुनहदिम हो चुकी हैं, कुछ पूरी तरह ढह चुकी हैं। बहुत सी इमारतों से लाशें निकाली नहीं जा सकी हैं। लोग मलबे हटने का इंतजार कर रहे हैं। फुलेश्वर कह रहे थे कि आखिरी रसूम अदा करने के लिए कम से कम मेरे बेटों की लाशें तो दे दीजिए। हजारों मर चुके हैं और ये तादाद बढ़ रही है। कम से कम 10,000 अफराद बुरी तरह जख्मी हैं। तिब्बी मदद के लिए हंगामी इक़दाम किए गए हैं। लाशों की आखिरी रसूम की अदायगी अक्सर इज्तिमाई तौर पर की जा रही है। आखिरी रसूम की अदायगी में भी लोगों को मुश्किलें पेश आ रही हैं। अभी तक जो घर में लाश पड़ा हुआ है, मेरा भी 2 भागीना पड़ा है, आज तक उसको उद्धार नहीं हुआ। उद्धार टोली जब आया हम खुशी है। आप लोग के सहयोग में वो उद्धार टोली से आप लोग जो हमारा लाश मिलेगा हम सदगत करेंगे। उसमें जो अभी यहाँ का हालत है सबसे बुरा, बिजली नहीं है, पानी नहीं। पूरी दुनिया से इमदाद नेपाल पहुँच रही है, लेकिन वो मौसर तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच रही। खाली समाचार मीडिया में ये सब सुन रहा है और आज तक कितना 4 रोज हो गया ना, अभी दिखने में कुछ नहीं आ रहा है, खाली वो सुनने में आ रहा है। कोई गवर्नमेंट से कोई ट्रेन कोई कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है इसमें। इसलिए खुद अपने निजी साथी दोस्त लोग लेके थोड़ा थोड़ा दे रहे, सब चीज़ ट्रेन बना रहे, वो खाना में दे रहे, गैस दे रहे, सब चीज़ दे रहे। काठमांडू के लाखों शहरी बेबसी में खुले मैदानों में पनाह लिए हुए हैं। लाखों लोग इमदाद के इंतजार में हैं। यहाँ पे जो टेंट है उससे यहाँ पे सब लोग तो नहीं रह पा रहे। लाइन में बैठते बैठते खाना खत्म हो जाता है। कौन लाता है? कोई भी नहीं लाता है। तो क्यों ये प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे आप लोग? काठमांडू के अवाम खौफ और बेयकीनी की गिरफ्त में है। मजहब, सयाहत और सकाफत का ये हसीन शहर इस वक्त सख्त मुश्किलों से गुजर रहा है। काठमांडू को अपने पैरों पर खड़ा होने में काफ़ी वक्त लगेगा। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, काठमांडू। नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट आपने देखी। शकील इस वक्त काठमांडू में BBC के दफ्तर से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। शकील, आपने अपनी रिपोर्ट में काठमांडू की सूरत हाल बयान की। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 80 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं, उससे भी ज़्यादा शायद। तो हमें ज़रा ये समझाइए कि कितना बड़ा इलाका है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये तकरीबन 1/4 आबादी इससे मुतासिर है। चूँकि काठमांडू जो मरकज़ है वो हालांकि यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका काठमांडू है। और अभी दूर दराज के इलाकों की हमें खबर नहीं, लेकिन चूँकि काठमांडू शहरग है पूरे नेपाल की, यहाँ पर पूरी मईशत टिकी हुई है, तो हर लिहाज से बिलवास्ता बराह रास्त बहुत बड़े पैमाने पर लोग यकीनन मुतासिर हुए हैं। अच्छा शकील, ये सारा इलाका पहाड़ी है, तो ऐसे में वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कैसे होंगी? किस तरह की मुश्किलात का सामना है इस वक्त इमदादी कार्रवाई?
देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि जो दूर दराज के गांव हैं, जो आबादियां हैं, वहां तक अभी सरकारी इमदाद बिल्कुल नहीं पहुंच पाई है, बल्कि अभी अंदाजा भी नहीं हो पाया है कि वहां पर किस लेवल की, किस सतह की तबाही हुई है। आज से कुछ रेस्क्यू टीमें जाना शुरू हुई हैं। बारिश भी शुरू हो गई, जिससे माहौल और भी पेचीदा यहाँ पर हुआ है। तो इसलिए अभी बड़ा मुश्किल लग रहा है अंदाजा लगाना कि क्या सूरत हाल एग्जैक्टली है, लेकिन काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त। शकील, नेपाल के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा है कि मरने वालों की तादाद 10,000 तक पहुंच सकती है। नेपाल एक छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है, क्या उनके पास इतनी सलाहियत है कि वो इस तरह की सूरत हाल, इस स्केल पे जो ट्रेजेडी है उससे निमट सकें? देखिए, इस वक्त वाकई पूरा मुल्क सख्ते में है, और ख़ास तौर से जो काठमांडू के शहरी हैं वो जिन हालात से गुजर रहे हैं वो शायद कोई यहाँ पर इस तरह के हालात के लिए तैयार नहीं है। खुद जो हुकूमत की मशीनरी है वो अभी तक पूरी तरह मौसर नहीं हो पाई है, लोगों तक इमदाद नहीं पहुँच पाती। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर हुकूमत कहाँ है, सियासी जमातें कहाँ हैं। तो एक बड़ी मुश्किल गरीब मुल्क भी है, और इतना छोटे मुल्क में इतनी बड़ी तबाही यकीनन इस मुल्क के लिए काफ़ी बड़ा सानहा है। और शकील, काफ़ी बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। अब दूर दराज इलाकों से भी जो ज़ख्मी हैं वो शायद अब काठमांडू आना शुरू हो जाएं, तो क्या उन सब के इलाज के लिए सहूलियात मौजूद हैं? देखिए, यहाँ पर तिब्बी जो इंतज़ाम है वो कदरे बाकी जो मामलात हैं उनसे बेहतर नज़र आया, और बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स यहाँ दूसरे मुल्कों से पहुँच चुके हैं। मोबाइल टीम्स यहाँ पर आ चुकी हैं। हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी तादाद में रज़ाकार यहाँ पर अपने तौर पर काम कर रहे हैं। तो दवाओं वगैरह की जो कमियाँ थीं वो कुछ हद तक अब रफ्ता रफ्ता बाहर के मुल्कों से यहाँ दवाएँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर्स की टीम आ गई हैं, तो थोड़ा सा राहत ज़रूर हुई है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं कि हॉस्पिटल्स में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंग का मंजर है, और हर तरफ जख्मी और टूटे हुए हाथ पांव के साथ लोग संगीन हालात में पड़े हुए हैं, और डॉक्टर उन्हें अटेंड कर रहे हैं। दिन रात लगे हुए हैं कि उन्हें किसी तरह से उन्हें इलाज उनका कर सकें। काठमांडू से शकील अख्तर, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेपाल में तबाहकुन ज़लज़ले के बाद दुनिया भर से इमदादी सामान जमा करके वहां पहुंचाया जा रहा है। बरतानिया से न सिर्फ इमदादी इदारे बल्कि लोग इनफरादी तौर पर भी नेपाल के लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। लंदन में ऐसे ही एक शख्स अजेश सिंह हैं, जिनके वालिदैन ज़लज़ले से मुतासिर होने के बाद काठमांडू में खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जॉन मैक्वायर की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं गज़नफर हैदर। अजेश सिंह को ऐसा लगता है कि उनका आबाई शहर काठमांडू अब उनसे बहुत दूर है। वो नेपाल में अपने मुसीबत ज़दा हमवतनों के लिए अब खाने पीने की अशिया, कपड़े और दीगर इमदादी सामान यहाँ लंदन में जमा कर रहे हैं। अपने प्यारों से राब्ते और बातचीत के बाद वो मज़ीद परेशानी में आ गए हैं। मेरे वालिदैन वहाँ हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। वो बहुत परेशान हैं और उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है। वो सड़कों पर रह रहे हैं और सो भी वहीं रहे हैं। अजेश अपने दोस्तों, मकामी होटलों और दीगर कारोबारी शख्सियात से मदद ले रहे हैं। वो समझते हैं कि कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। ना तो उनके पास खाना है और ना पानी। उनके पास टॉयलेट भी नहीं है। वो खुले आसमान के नीचे हैं। जब कुदरती आफात आती हैं तो सबसे मौसर मदद आपको पैसों की सूरत में मिलती है। बरतानवी इमदादी इदारे रेड क्रॉस ने 23 मिलियन पाउंड का हदफ तय किया है, और वो इस रकम को हासिल करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। मैंने अभी एक साहब से बात की है जिन्होंने हमें 500 पाउंड दिए हैं। हमें उन्हें राज़ी करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लोगों को समझ आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके दिए हुए पैसे जल्द अज जल्द नेपाल जाएंगे और लोगों की इमदाद पर खर्च होंगे। रेड क्रॉस का कहना है कि आने वाले दिनों में इमदाद की कमी की वजह से सूरत हाल मजीद संगीन होगी। इस बदतरीन ज़लज़ले ने लोगों के घर तो तबाह किए ही, लेकिन इसके फौरन बाद तकरीबन 30 आफ्टर शॉक्स आए। जो लोग जिंदा बच गए वो इतने ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं कि वो दोबारा अपने घरों में नहीं जा रहे। हमारा काम ऐसे लोगों की देखभाल करना और उन्हें महफूज रखना है। मुतासरीन के लिए सबसे अहम चीज़ साफ़ पानी है, जो कि न सिर्फ वहाँ मौजूद लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाएगा बल्कि इन्हें देरपा असरात से भी महफूज रखेगा। दोस्त, रिश्तेदार और अजनबी, नेपाल के लिए लोग दुनिया भर से इमदाद भेज रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वो नेपाल के घर दोबारा आबाद करें, ख़ानदानों को बचाएं और ज़िंदगी मामूल पर लाएं।
जॉन मैकवायर की रिपोर्ट। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने नेपाल अर्थक्वेक के नाम से नेपाल में आने वाले ज़लज़ले की खबरों और एक्सक्लूसिव फुटेज पर मबनी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जो हमारे यूट्यूब सफ़े पर मौजूद है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन की दिलचस्पी किन खबरों में ज़्यादा रही। बांग्लादेश के शहर खुलना में पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन पहले टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कैच ड्रॉप करने की खबर ज़्यादा पढ़ी गई। इसके अलावा एप्पल के 3 माह में 6 करोड़ से ज़्यादा आईफोन्स फ़रोख्त करने की खबर भी बहुत मकबूल है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि क्वेटे में लोग किस तरह बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जिस मौजू पर सबसे कम बात होती है वो शायद पानी की किल्लत का मसला है, जो माहिरीन के मुताबिक जल्दी ही बलूचिस्तान के लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत बनने वाला है। माहिरीन ने पहले भी खबरदार किया है कि अगर इस संगीन सूरत हाल को जंगी बुनियादों पर हल न किया गया तो अक्सरियत इलाके से नकल मकानी पर मजबूर हो जाएगी। देखिए क्वेटा से सबा एतजाज़ की रिपोर्ट। पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी पानी के चंद कनिस्तरों के हसूल की खातिर कतारों में बीत रही है। ये किसी दूर दराज गाँव का हाल नहीं बल्कि क्वेटा का मंजर है। उम्र रसीदा ज़ीनत बीबी इलाके के वाहिद ट्यूबवेल से घर तक का मीलों का सफ़र तपती धूप में पानी का बोझ उठाए करती हैं ताकि उनके ख़ानदान की प्यास बुझ सके। पानी के बिगड़ते बहरान ने यहाँ के लोगों को सदियाँ पीछे धकेल दिया है। सुबह 9 बजे के बैठे तो 1 बजण वाला बच्चा 6 बोतल मिलियां ने, बस 6 च गुजारा करना है पुत्र। किस तरह करके खिचियां भी जांदियां 2-2 3-3 करके लेके आनी है। पानी अब एक मुनाफा बख्श कारोबार भी बन चुका है। इस तरह के ज़ाती वाटर टैंकर बिजनेसेस आपको क्वेटा शहर में हर जगह मिलेंगे। अक्सर लोग जिनके पास अच्छी वाटर सप्लाई है ज़ाती ट्यूबवेल्स लगाकर इन लोगों को अपना पानी फ़रोख्त भी करते हैं और पानी एक कॉल से आप अपने घर तक भी डिलीवर करवा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कीमत पे जो हर एक के बस में नहीं। गो के ज़ाती ट्यूबवेल्स खोदना गैर कानूनी है, लेकिन हुकूमत के सप्लाई और डिमांड के खिलाफ को फ़िलहाल यही टैंकर्स पूरा कर रहे हैं। सार्फिन मजबूर हैं, इसलिए वाटर टैंकर मालिकान पानी की मार्केट पर हावी हैं। मुकामी लोग इन्हें वाटर टैंकर माफिया कहते हैं। ज़िंदगी का किस्सा है, ऐसा तो हमने गुजारना पड़ेगा। चाहिए हमें 10,000 का भी दे, लोग तो यूज़ करेंगे। अगर हम कहीं और से ले लें, फिर अगर उन्होंने कहीं पता चल गया तो वो फिर हमें टैंकर देने से जो है गुरेज करते हैं। एक अगर दे भी सही तो थोड़ा तंग करके और रेट ज़्यादा करके। सिविल अस्पताल के इस फिल्टर पानी के नल पर हर दोपहर अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाता है। सबकी मजबूरी साफ़ पानी है। माहिरीन के मुताबिक ज़रूरत ड्रिलिंग की नहीं, डैम्स की है। जनरल मुशर्रफ के दौर में डैम के एक मेगा प्रोजेक्ट की तामीर के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए, तो फिर क्वेटा के लिए एक भी डैम क्यों नहीं तामीर हो सका? डैम नहीं बनाया, 7 अरब रुपए जो है ना इसके पाइपलाइनों पे खर्च की, तमाम गबन हो गए। उन पे हमने जो है ना फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है कि आप जाके जो है ना इंक्वायरी करें। ज़ेरे ज़मीन पानी सूखने से सैकड़ों एकड़ ज़राई ज़मीन भी तबाह हो चुकी है। कई किसान अपना ज़रिया माश खो रहे हैं। यहाँ पानी का मसला 20 साल से ऐवान इक़्तिदार में ज़ेरे बहस है। सवाल ये है कि 70 साला मोहम्मद गुल जो कभी भरे बाग के माली थे, आज इस बंजर ज़मीन की रखवाली पर क्यों मजबूर हैं? सबा एतजाज़, BBC न्यूज़, क्वेटा। क्वेटा में पानी की शदीद किल्लत से जो हालात पैदा हो रहे हैं, इस बारे में हमारे साथी सबा एतजाज़ ने हुकूमती पानी के महकमे वासा के एक सीनियर अहदेदार मोहम्मद रमज़ान अचकज़ई से बात की, जिन्होंने खुद हुकूमत और पानी की किल्लत के हवाले से कुछ हैरान कुन इंकिशाफात किए हैं। सबा एतजाज़ ने पहले उनसे पूछा कि पानी की सूरत हाल दर हकीकत किस हद तक बिगड़ चुकी है। इतनी क्रिटिकल पोजीशन में मैं कि मेरे साथ कोई आइडियोलॉजिस्ट हुआ करता था, उन्होंने 2025 का बताया था कि 2025 से बिल्कुल यहाँ से माइग्रेशन शुरू हो जाएगी। मुझे तो नहीं लग रहा है कि 2020 तक हम लोग पहुँचे। आप कह रहे हैं कि पानी की सतह खतरनाक लेवल तक नीचे जा चुकी है, तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि ड्रिलिंग और वाटर टैंकर माफिया को रोका जा सके? कवानीन मौजूद है, ये नहीं कि टैंकर माफिया के लिए या जो गैर कानूनी बोर लग रहे उनके लिए कवानीन मौजूद है। इसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। धड़ाधड़ शहर के अंदर और शहर के बाहर
बोर लग रहे, रोज़ाना बोर लग रहे, उनकी इतलात भी दी जाती है, थोड़ा बहुत वो होती है, पुलिस वगैरह जाते, उसके बाद वो काम शुरू कर जाते। ये वो पानी जो सदियों से यहाँ ज़ेर ज़मीन था, उसी को खींच खींच के हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। और ये अगले नस्लों का पानी, इस वक्त जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अगले नस्लों का पानी है, हम इस्तेमाल करके उनको ख़त्म कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में एक मेगा प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए भी डाले गए थे, तो क्या बना उन प्लान्स का? देखिए, उन्होंने कहा था कि अलग डैम और मंगी डैम, कोयटा से कोई 75 किलोमीटर के फासले पे मंगी डैम का उन्होंने वो मंसूबा बनाया था। बल्कि ये मैं बताऊं कि ये कोई 68 या 69 के 1969 इसमें कोई अंग्रेज़ इंजीनियर था, उन्होंने ये सर्वे किया था। उसके बाद वापडा ने सर्वे किया और इनको फिजिबल करार दिया कि ये डैम आप बनाओगे तो इससे कोयटा को पानी मिल सकेगा। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट बनी, प्रोजेक्ट वालों ने यहाँ पे सर्वे करवाया, दोबारा सर्वे कराने के बाद उसके फंड जो थे वो वहाँ पे खर्च करने की बजाय इन्होंने यहाँ पे पाइपलाइन वगैरह में खर्च कर दी। जब ये पैसे खर्च हो गए तो जब उनका मौका है, कंस्ट्रक्शन का काम का मौका है, उनके पास पैसे नहीं थे। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था इस सूरत हाल से निपटने के लिए, और अब तक क्यों नहीं कुछ कर पाई? उनको स्ट्रिक्ट अंदाज में इन लोगों के साथ निपटना चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, दश्त में कोयटा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ने कोई 9 के करीब ट्यूबवेल लगाए, उनसे 3 MGD पानी सरियाब को मिल सकेगा। सरियाब में इस वक्त पानी की ये सूरत हाल है कि बिल्कुल पानी नहीं है लोगों के पास। लेकिन उन ट्यूबवेलों पे बहुत सारा अफराद ने, मीर मोतबर वगैरह ने कब्जा किया हुआ है और वो लोग खुद ऑपरेट कर रहे हैं उसको। आज तक तो मैं इसी हुकूमत से तो थी कि ये कर लेगा, क्योंकि नारे और इनके दावे तो कुछ और थे, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ। 2.5 साल तो गुजर गए उसके। तो क्या बाअसर लोगों का वाटर माफिया है यहाँ पर? माफिया तो है, बिल्कुल माफिया है। इसी शहर के अंदर काफ़ी ऐसे ट्यूबवेल है जिस पे बहुत सारा अफराद का एक किस्म का कब्जा है। वह ये था कि जब वो लोग ज़मीन देते थे ट्यूबवेल के लिए तो उसके साथ उनके 2-3 बंदे भी अपॉइंट हो जाते थे कि बिल्कुल किसी और को अंदर जाने नहीं देते या अपने तौर पे उसको चलाते हैं। तो अब इन हंगामी हालात में हुकूमत को फौरी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? डैम्स इंतहाई, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जंगी बुनियादों पर काम करके उन डैम्स में इस तरह नहीं कि ज़मीनें भी खरीदी हुई है। ये जो अलग डैम है उनके लिए तो ज़मीन भी खरीदी हुई है, ज़मीन खरीदी हुई है और उनका सर्वे भी हुआ है। लेकिन मोहम्मद रमज़ान अचकज़ई से सबा एतज़ाज़ ने बात की। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।